अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अलहुदा खान। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इनॉमरेशन फॉर्म के बारे ताल्लुक से बात करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के जहन में इस SIR के तहत बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगी, डाउट्स होगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाए। तो वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं APCR स्टेट कोऑर्डिनेटर बैंगलोर मिस्टर मोहम्मद पीर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि SIR है क्या? शुक्रिया मैडम मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जिस तरह आप बताएं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के ताल्लुक से पूरा हिंदुस्तान भर तक एक सब लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन्स है इसके ताल्लुक से। तो हम लोग आज इंशाअल्लाह SIR के ताल्लुक से कुछ चीज़ें डिस्कस के तौर पर आप लोगों को सही रहनुमाई करने के लिए कोशिश करेंगे। SIR जो है ये थर्ड फेज़ कर्नाटक में हो रहा है। इससे पहले दो फेसेस हुआ है। सबसे पहला जो फेसेस हुआ था वो बिहार के अंदर हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंटली 12 स्टेट में हुआ सेकंड फेज़ में, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु और अलग अलग स्टेट था। अभी जो फिलहाल थर्ड फेज़ में हो रहा है वो कर्नाटका मिला के तकरीबन 16 स्टेट में SIR होने वाला है। अभी कर्नाटका में 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोसेस को आखिर शुरू क्यों किया? जी इलेक्शन कमीशन ने SIR को इसीलिए स्टार्ट किया। उनका जो बुकलेट था उसमें से उन्होंने ये बता रहे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है जो इलेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उस इलेक्शन का दरमियान जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें से बहुत सारे लोगों का डुप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग डेथ हुए हैं लेकिन फिर भी उनका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है। और अक्सर लोग शिफ्ट होते हैं लेकिन उनका पुराने एड्रेस के अंदर उनका नाम वहीं पे रहता है। ऐसे लोगों का नाम निकालने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए SIR किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, कर्नाटका में ये प्रोसेस जो है कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा और इसके मुख्तलिफ फेसेस क्या हैं? जी SIR कर्नाटका में जून 30 से लेकर जुलाई 29 तक इसका एनुमरेशन फेज़ रहेगा। जिस तरह अभी मैडम ने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसका अलग अलग फेसेस है। सबसे पहला जो फेसेस है वो एनुमरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें BLO ने हर घर को 3 बार विजिट करके जो वोटर जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में मौजूद है 2025 में, उस घर को जो प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म आएगा उसको जुलाई 29 तक वापस देने का, यानी इस 1 महीने का प्रोसेस रहेगा जिसमें इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर जिनका नाम है उनको घर घर आके एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको लिखकर वापस हमको BLO को देना पड़ेगा। ये 1 महीने का हमारा पास टाइम है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो अगस्त 5 तारीख को ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट रिलीज होगा, जिसमें जितने भी लोग एनुमरेशन फॉर्म ने भर्ती करके BLO को दिए हैं उन लोगों का नाम आने का चांसेस है। जिन लोगों का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक या दूसरे मिस्टेक की वजह से जिन लोगों का नाम के अंदर करेक्शन होता है, वैसे लोगों का नोटिस आने का चांसेस रहता है। वो अगस्त 5 से लेकर सितंबर 4 तारीख यानी 1 महीने का उसका भी टाइम दिया जाएगा। फिर सितंबर 5 से लेकर अक्टूबर तक आपको 1 महीने का गैप रहेगा, जिसमें हमको अपील करना पड़ेगा जिनका भी नोटिस पीरियड के अंदर नोटिस आया है। फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट को अक्टूबर 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किया जाएगा। सर अभी आपने 2 वर्ड यूज किए हैं, एक एनुमरेशन फॉर्म है, एक BLO है। आप क्या बता सकते हैं कि BLO आखिर कौन है? और उसके बाद हम एनुमरेशन फॉर्म के तहत थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जी BLO असल जहाँ पे हम लोग वोट करते हैं उस एक का बूथ होता है। हर एक बूथ के लिए एक BLO अपॉइंटेड होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं BLO और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जिसमें BLO का जो काम है अभी एनुमरेशन प्रोसेस के अंदर BLO जो 2025 का जिसका भी नाम है उन सब का नाम से एक एनुमरेशन फॉर्म अभी ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है,
बीएलओ का काम है कि उस आदमी को घर तक पहुंचे और 3 बार विजिट करने का उनको हुक्म दिया गया कि 3 बार विजिट करके उस घर जो वोटर है उस घर तक आके एनुमरेशन फॉर्म देकर वापस चले जाए और 1 महीने के जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर वोटर उसको एनुमरेशन फॉर्म जो लिखे और वापस बीएलओ की तरफ दिया जाए। सर, ये जो इनॉमरेशन फॉर्म है आखिर ये दिखता कैसे है और इसको फिल कैसे करें, और इसमें एक ऑप्शन आता है मैपिंग, ये मैपिंग एक्चुअल है क्या, इसके तहत आप थोड़ा बहुत डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जी, एनुमरेशन तरह मैं अभी बता रहा था कि 2025 के जिनका भी वोटर लिस्ट के अंदर नाम है उन लोगों को प्री प्रिंटेड एक एनुमरेशन फॉर्म आएगा जिसमें 3 तरीके से हम लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक तो पहला जो ऊपर का, आप अगर आपके पास अवेलेबल है एनुमरेशन फॉर्म आप उसको ओपन करके रख सकते हैं, वरना हम लोग नेक्स्ट उसको लाइवली दिखाएंगे। तो सबसे पहले एनुमरेशन फॉर्म में ये ऊपर प्री प्रिंटेड रहेगा आपका नाम के साथ और आपका फोटो भी रहेगा जो 2025 के हिसाब से है। नेक्स्ट जो फॉर्म के अंदर जो कॉलम रहेगा लेफ्ट साइड में फर्स्ट में, तो उसमें 2002 का डिटेल्स भरने का है। जिन लोगों का सेल्फ मैपिंग जो बोलते हैं यानी 40 साल के अबो जिनका भी एज हुआ है उनका 2002 के अंदर नाम होना ज़रूरी है। जिनका भी 2002 में नाम है वो लोग लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम में उनका खुद का डिटेल्स 2002 के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जिन लोगों का समझिए 2002 के अंदर नाम नहीं है वैसे लोग, मतलब जिन लोगों का अभी रिसेंटली नए वोटर्स बने हैं 1987 के बाद जिनका पैदा हुआ है, वैसे लोग ये करना है कि उनका प्रोजेनी मैपिंग करना है। प्रोजेनी का मतलब ये है कि आपके किसी पेरेंट के साथ, इसमें इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 4 लोगों के साथ मैपिंग करने के लिए इजाज़त दी है, एक माँ और बाप और दादा या दादी, नाना या नानी, सिर्फ 4 रिलेशनशिप के साथ आप मैपिंग कर सकते हैं अगर आपका 2002 में नाम नहीं है यानी वोटर आईडी नहीं है तो। वैसे लोग राइट साइड के अंदर प्रोजेनी मैपिंग पेरेंट्स का डिटेल्स लिखना है और जो लास्ट जो कॉलम रहेगा नीचे वाला कॉलम उसमें 2025 के हिसाब से आपको डिटेल्स लिखना है जिसमें आधार कार्ड का नंबर पूछा गया है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया और आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। ये 3 कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर समझिए आपका 2002 में भी नाम नहीं है, 2002 के अंदर आपके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, आप नो मैपिंग के जरिए से सिर्फ 2025 के हिसाब से आप फिल करना पड़ेगा। सामने मैंने लाइवली बताऊंगा कि किस तरह एनुमरेशन फॉर्म को फिल करना है। ये आपको जो ऊपर का ये जो फॉर्म के अंदर बताया जा रहा, ये जो ऊपर का जो है ये प्री प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पे कन्नड़ा में लिखा गया है कि पूर्व मुद्रित यानी प्री प्रिंटेड रहेगा, जिसमें आपका वोटर आईडी के अंदर जो नाम है वो नाम रहेगा, आपका एपिक आईडी रहेगा और आपका जो सीरियल नंबर है और पार्ट नंबर है और आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये पूरा चीज़ यहाँ पे पहले ही प्री प्रिंटेड रहेगा। ये फॉर्म जब आपको बीएलओ देंगे तो उसमें आपको ये तो फॉर्म ऊपर फ्री फिल्ड रहेगा, यहाँ से आपको भरना है। इसको जो ಕೊನೆಯ SIR मतदार पट्टिಯಲ್ಲಿ मतदार विवरಗಳು यानी 2002 के अंदर जो पिछली बार SIR हुआ था उस वक्त आपका अगर नाम वहाँ पे मौजूद है तो वैसा ही लोग यहाँ पे भरना है। अगर मैं 40 साल अबो है मेरा एज तो उस वक्त मैं यहाँ पे भरना मेरा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो एज़ पर 2002 के वोटर लिस्ट में जो नाम है उसी के हिसाब से यहाँ पे भरना है हमको। तो इसमें क्या है, मतदार हेसरू यानी आपका वोटर आईडी के अंदर उस वक्त वोटर लिस्ट में क्या नाम था वो नाम यहाँ पे भरना है। अब समझिए मेरा नाम उस वक्त मोहम्मद था, तो यहाँ पे मोहम्मद लिखना है और मेरा एपिक नंबर था 201156। अभी संबंधिकर हेसरू यानी जो 2002 के अंदर मेरा जो वोटर आईडी है उसके अंदर पेरेंट्स का नाम रहता है, उसमें उस पेरेंट अगर माँ का नाम है तो वहाँ पे माँ का नाम लिखना है। अगर वहाँ पे आपका बाप का नाम है तो उस वक्त आप यहाँ पे बाप का नाम लिखना पड़ेगा।
तो नीचे जो वोटर है उनका और मेरे बाप के साथ क्या रिलेशन वो तंदे फादर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम उस वक्त आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिखना है। और स्टेट तो कर्नाटका। यहाँ पे एसी का नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा का क्षेत्र का नंबर आपका क्या था वो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा। उस वक्त मेरा हुनगुन कॉन्स्टिट्यूंसी था, तो यहाँ पे उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर क्या था वो यहाँ पे जो भी है 260 जो भी है इस तरह लिखना है। और पार्ट नंबर है 153 या 156 और उस पार्ट के अंदर मेरा सीरियल नंबर क्या है 103 102 इस तरह ये यहाँ पे आपको 2002 के हिसाब से पूरा डिटेल्स भरना है। ये कब भरना है, मेरा खुद का ओन 2002 के अंदर लिस्ट वोटर लिस्ट के अंदर नाम रहना ज़रूरी है। अगर समझिए जिसका नाम नहीं है 2002 के अंदर उस वक्त उनको ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ಇಂದಿನ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿವರಗಳು यानी पिछली बार जब SIR हुआ था उस वक्त अगर मेरा नाम नहीं है तो मेरा पेरेंट का नाम किसी का नाम है, उसमें से कितने लोगों का नाम पेरेंट में से आ जाता है। एक तो फादर है और मदर है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। इन लोगों का अगर नाम है तो सिर्फ 4 लोगों का ही नाम हमको यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बाप का यहाँ पे नाम था तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है और उनका एपिक का नंबर जो भी है यहाँ पे लिखना है और उनका जो बाप यानी मेरा दादा का नाम यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा। और उनका जो रिलेशन है क्या है, फादर का है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा बागलकोट है और यहाँ पे स्टेट कर्नाटका। यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर क्या है 168 जो भी है वो यहाँ पे लिखना है हुनगुंद बोल के। यहाँ पे 168 नंबर डालेंगे, फिर पार्ट नंबर उस वक्त जो था उस पार्ट नंबर यहाँ पे लिखना है और जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर पे यहाँ पे हमको मेंशन करना है। ये कब है, एज़ पर 2002 के अंदर मेरा पेरेंट्स का रिलेटिव का पेरेंट्स का हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को भरना पड़ेगा। इसको हम लोग प्रोजेनी मैपिंग कहते हैं। ये जो था ये सेल्फ मैपिंग, इसको हम सेल्फ मैपिंग बोलते हैं, इसको हम प्रोजेनी मैपिंग बोलते हैं। अभी ये दोनों भरने के बाद 2025 के हिसाब से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है और आधार का नंबर जो है यहाँ पे लिखना है हमको। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे उसके बाद मेरा पेरेंट्स यानी फादर का नेम लिखना है तो इसको यहाँ पे ये करना है, फादर का नेम यहाँ पे लिखना है। और उनका एपिक नंबर अवेलेबल है तो लिखना है, वरना इसको गैप हम छोड़ सकते हैं। और मदर का नेम भी यहाँ पे हमको लिखना है। अगर उनका एपिक नंबर है तो लिखना है, नहीं तो वरना इसको हम गैप छोड़ सकते हैं। अगर समझिए जो भी शादीशुदा इस फॉर्म को अगर फॉर्म फिल कर रहा है उनको यह भरना पड़ेगा संगात यानी उनका स्पाउस का नेम लिखना पड़ेगा। अगर हस्बैंड लिख रहा है तो वाइफ का नेम लिखना है। अगर वाइफ अगर लिख रही है इस फॉर्म को तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे
लिखना है और उनके एपिक नंबर यहाँ पे लिखना है। ये 2025 के हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें भरना है। अब समझिए अक्सर लोगों का ये होता है कि जिन लोगों के पास 2002 के अंदर ना खुद उनका डिटेल्स मौजूद है ना उनका किसी पेरेंट्स का मौजूद है, तो उस वक्त उन लोगों को न उन्होंने यहाँ पे भर सकते हैं, सेल्फ मैपिंग कर सकते हैं, ना वो प्रोजेनी मैपिंग कर सकते हैं। जिनका खुद का भी नहीं है, उनका किसी पेरेंट्स का भी नहीं है, तो वैसे लोग सिर्फ 2025 के हिसाब से जो ये चीज़ें हैं, ये कॉलम है, सिर्फ इसी कॉलम को लिख सकते हैं। इसको नो मैपिंग कहते हैं। इसी के बुनियाद पर आप लोग वापस BLO को दे सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली जो 3 मैपिंग है, एक तो खुद का मैपिंग सेल्फ मैपिंग और एक है प्रोजेनी मैपिंग जिसका पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे लिखना है। अगर दोनों भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त आप नो मैपिंग के जरिए सिर्फ इसी एक कॉलम को लिखना है। ये दोनों कॉलम के आप छोड़ के रखना है। ये अभी आपके सामने रखे सो सारे चीज़ें एनुमरेशन फॉर्म को किस तरह फिल करने के ताल्लुक से हैं। सर शुक्रिया, आपने डिटेल में बताया कि फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाए। सर मेरे जहन में एक सवाल आया है कि ये जो फॉर्म है, क्या इसको कन्नड़ा में फिल करें, क्या इसको इंग्लिश में फिल करें, क्या इसको उर्दू में फिल करें, इसके ताल्लुक से आपका क्या ओपिनियन है? जी, इसमें ये एनुमरेशन फॉर्म तो कन्नड़ा में ही आपको मिलेगा। जो BLO आपको देंगे, कर्नाटका का स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा रहने की वजह से, तो आपको एनुमरेशन फॉर्म कन्नड़ा में ही मिलेगा। और इसमें जो फिल करने की जहाँ की बात है, जिसमें आप कन्नड़ा और इंग्लिश 2 लैंग्वेज ही प्रीफर कर सकते हैं, दूसरा कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और इसमें आप भरते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपके किसी पेरेंट्स के, आपका खुद का, दोनों भी मौजूद है। 2002 के अंदर आपका कन्नड़ा में ही डिटेल्स मिलेगा, इंग्लिश में ही डिटेल्स मिलेगा। 2002 के उस वक्त नेम स्पेलिंग कन्नड़ा में सही है, अगर इंग्लिश में गलत है तो आपको 2025 में कन्नड़ा ही भरना बेहतर है। अगर समझिए कन्नड़ा में अगर स्पेलिंग गलत है, इंग्लिश में सही है, तो आप फॉर्म को इंग्लिश में भरने के लिए प्रिफेयर करना बेहतर है, ताकि 2002 और 2025 के हिसाब से दोनों डिटेल्स को भी मैच होना है, यानी फैच होना है। अगर आप समझिए अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपको नेक्स्ट पीरियड के अंदर ये आपको नोटिस आने का चांसेस रहता है। इसलिए आप 2002 और 2025 को एक बार क्लैरिटी से देखें, उसमें जिसमें जो मैचिंग है उसी लैंग्वेज के हिसाब से आप इस फॉर्म को भरने के लिए कोशिश करें। सर मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे कि ये जो इनोमरेशन फॉर्म आता है, उसमें थोड़े लोगों के फॉर्म पर क्या है, जेंडर रॉन्ग है, थोड़े लोगों के फॉर्म पर फादर का नेम के इंस्टेड ऑफ फादर नेम उनके अंकल का नेम आ गया है, थोड़े लोगों के इसमें बहुत सारी ऐसे डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग छप गया, हालांकि उन्होंने तो सही प्रोवाइड किया था, और थोड़े केसेस में ऐसे हैं कि उनका ऑलरेडी ही रॉन्ग है। तो ऐसी सिचुएशंस में लोग क्या करें? जी, ये तो बिल्कुल अक्सर लोगों का ऐसा देखने मिलता है कि 2002 के अंदर एक तो जेंडर ही चेंज हो जाता है। अगर औरत का है तो वहाँ पे जेंडर मर्द का आ जाता है, मर्द है तो औरत हो जाता है, और फादर की जगह हस्बैंड का नाम आ जाता है, और हस्बैंड की जगह फादर का नेम आता है। इस तरीके से 2002 के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। जिस तरह एनुमरेशन फॉर्म के अंदर बताया गया 2002 का डिटेल्स भरने की, तो वैसा ही भरने का मुनासिब है। इसीलिए कि 2002 का लिस्ट आपको अभी चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही भरें। अगर उसमें गलत है, नाम गलत है, अगर जेंडर गलत है, जैसा ही वैसा ही भरें। 2025 के अंदर अगर कुछ गलतियां हैं, खासतौर पे इसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, तो ये एनुमरेशन फॉर्म के टाइम पे जैसा है अगर गलत है तो वैसा ही भरें। इसके बाद का जो फेस आपको आने वाला है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का, उस वक्त आप करेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 8 यूज़ करके आप जो भी करेक्शन करना है, अगर नाम करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, जेंडर करेक्शन करना है, जो भी चीज़ें करेक्शन करना है, वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम को आप इस महीने के बाद, ये एनुमरेशन फॉर्म का जो देने का पीरियड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ से आप उसको करेक्शन के लिए डाल सकते हैं। तो आपको यही से बेहतर है कि जिस तरह भी गलत है वैसे ही आप इसके अंदर भरने के लिए ये तय कीजिए। तो इसका मतलब कि बेझिझक लोग जैसा है वैसे ही फॉर्म, पहला इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म भरा जाए। ताकि सर ये फॉर्म भरना इतना ज़रूरी क्यों है, इसके मुताबिक आपका ओपिनियन क्या है? ये फॉर्म अभी ये जो एसआर है इसका फर्स्ट फेस है। एनुमरेशन फॉर्म भरना कंपलसरी है।
अगर समझिए आप अगर एनुमरेशन फॉर्म रिसीव कर दिए लेकिन वापस BLO को नहीं दिए तो आपका नाम कट हो जाएगा, वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम कट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप हिंदुस्तान के सिटीजन होने के कोई आपके पास सबूत नहीं है। फिर उसके बाद आपको अगर वोटर ID से ही आपका नाम निकल गया वोटर लिस्ट से, आपको जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जितने भी गवर्नमेंट के जो आपका राइट्स है वो पूरा छीना जाएगा। यहाँ तक कि आपका अभी जो भी फैसिलिटी मिलने वाला है या ऑलरेडी मिल रहा है उसको छीनने के लिए भी गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि आप अगर यहाँ का सिटीजन नहीं है तो आपका पूरी चीज़ें वापस लेने का चांसेस है। इसीलिए इसको बहुत ही सीरियस के साथ हमको एनुमरेशन फॉर्म जैसा ही है वैसा ही हमारे पास डिटेल को फिल करके BLO को हमको मस्ट एंड शुड देना है। जैसे कि सर ने बताया, जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स को एज इट इज़ पहला स्टेप है कि इनॉमिनेशन फॉर्म को भरा जाए और फिर वेट किया जाए कि करेक्शन प्रोसेस का, और वो करेक्शन प्रोसेस के टाइम के हम लोगों को फॉर्म नंबर 8 अवेलेबल होगा जिसको हम रीफिल करके करेक्शन करवा सकते हैं। आप अपना जो भी करेक्शन हो, चाहे वो स्पाउस के रिलेटेड हो, फादर मदर का नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या जेंडर हो, जो भी हो, आप वो फॉर्म 8 यूज़ करके करेक्शन करवा सकते हो। लेकिन अभी ज़रूरी है कि फॉर्म भरा जाए एज इट इज़। सर अभी मैं आपको पूछना चाहूँगी कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस फॉर्म के साथ साथ, हमको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना ज़रूरी है? ये अभी एनुमरेशन पीरियड में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। जैसा एनुमरेशन फॉर्म आपको 2 एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, एक एनुमरेशन फॉर्म, दोनों भी एनुमरेशन फॉर्म को भरना है सबसे पहले, उसके एक फॉर्म BLO को देना है और एक फॉर्म वापस BLO हमको सिग्नेचर करके एक्नॉलेजमेंट तौर पर हम हमको वापस दे देंगे। तो ये काम हमको करना है। अगर समझिए कुछ लोगों को इसका बाद प्रोसेस के अंदर कोई नोटिस आ गया नेम करेक्शन की वजह से या डिटेल्स सही नहीं देने की वजह से, उस वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्ट करने का है, उस 11 डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट को हमको अभी से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल, आपने बताया कि 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? क्या आप इन सबको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? हाँ जी, अभी हमारे सामने जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट बताया गया है उसमें से बर्थ सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट है। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा आपके पास पासपोर्ट है, तीसरा सर्टिफिकेट आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी मुसलमानों को कर्नाटका में 2B रिजर्वेशन के अंडर एज अ कास्ट आइडेंटिफाई किया गया, तो मुसलमानों को 2B कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद SSLC का सर्टिफिकेट आपके पास, SSLC का, PUC का या डिग्री का कौन सा भी अगर मार्क्स कार्ड है आपके पास वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। और कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर यानी शजरा, आपका पूरा फैमिली का एक फैमिली रजिस्ट्रेशन होता है तहसीलदार की तरफ से मिलने वाली डॉक्यूमेंट, अगर वो भी आपके पास है तो काफ़ी, अगर नहीं है तो अभी से आप अप्लाई करना ज़रूरी होगा। और उसके बाद आपके पास कोई लैंड है, हाउस अलॉटमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर लैंड और हाउस अलॉटमेंट होता है, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो भी एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। और आपके पास एनी ID और सर्टिफिकेट इशूड बाई 1987 से पहले, जुलाई 1/7/1987 से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला है वो डॉक्यूमेंट आप एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट बोल के आप दिखा सकते हैं। और गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आपका पेंशन पे का ऑर्डर स्लिप है तो भी एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा आपके लिए। और फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये तो ST वालों के लिए है, अगर ST के या कोई मुस्लिम्स भी है वो फॉरेस्ट राइट आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। और NRC ये तो कर्नाटक में नहीं हुआ, ये सिर्फ असम के लिए है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को हमको प्रिपेयर करके रखना है। ऐसा नहीं कि 11 भी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरत नहीं, इसमें से कौन सा एक डॉक्यूमेंट जो 2025 हमारा इलेक्ट्रल जो वोटर ID के अंदर जो नाम है उससे आपको जो मैच होगा, जो स्पेलिंग के अंदर, वो डॉक्यूमेंट आपको बना के रखना पड़ेगा। सर इसका मतलब अभी ये जो करेक्शन प्रोसेस होता है, फॉर्मेट जो भी हम भरते हैं,
वो जो फॉर्मेट में जो करेक्शन हम डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट और जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा वो टैली होना चाहिए। सही है जी। फिल वक्त के लिए जो पुराने हैं वैसे ही हम फिलअप करके देंगे जी। और नेक्स्ट में हम जो भी करेंगे वो डॉक्यूमेंट अभी से हमको करेक्शन करवाना है। यस, ऐसे कुछ है शायद। हाँ, मतलब करेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास अगर एसएसएलसी का डॉक्यूमेंट है जो आप करेक्शन नहीं कर सकते, अब स्कूल का डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाके फिर वापस जाके करेक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो है उसी को बेस बना के आप 2025 के अंदर नाम उससे बहुत डिफरेंसेस है तो आप नेक्स्ट मंथ से जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के पीरियड के वक्त फॉर्म नंबर 8 भर के आपका नेम आप करेक्शन कर सकते हैं वोटर आईडी के अंदर, तो उसमें मुश्किल नहीं है। अभी जिस तरह है वैसे ही आप एनुमरेशन फॉर्म को फिल करके देना पड़ेगा। सर, मैंने एक नोटिस पीरियड के बारे में सुना था, ये नोटिस पीरियड आखिर है क्या, क्या नोटिस घर को आते हैं, आखिर इसका डिटेल्स में आप कुछ इसके बारे में ताल्लुक से बताएं। जी, इस नोटिस पीरियड में ये होगा जिस तरह हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म भर्ती करके देते हैं उसमें 2002 और 2025 के डिटेल्स के अंदर अगर ज़्यादा 60% से ज़्यादा डिफरेंसेस है नेम के अंदर, फादर नेम के अंदर, जेंडर के अंदर, तो उस वक्त ERO यानी जो हायर अथॉरिटी होता है BLO के ऊपर उन लोगों ने वैसे लोगों को, वैसे वोटर्स को एक नोटिस देंगे। उस नोटिस के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो 2025 के हिसाब से आपको मैच करता है वैसे डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड करना है। इससे आपको घबराने और डरने की बात नहीं है। सिर्फ नोटिस पीरियड के अंदर आपको स्पेलिंग मिस्टेक, नाम जो भी है उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा, सही से डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो आप वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम आप बचा सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने ऑलमोस्ट सारी मालूमात यहाँ पे शेयर कर दी। मैं बस इसको एक शॉर्ट में एक एलाबरेट करना चाहूँगी कि पहले हमको इनॉमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एज पर 2002 लिस्ट। ये जो आप 2002 लिस्ट जो बोल रहे हैं ये कहाँ पे टैली करें इस नाम को, ये सब कहाँ से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगी, इसके ताल्लुक से आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, 2002 का लिस्ट को हम लोग ढूंढने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाई है ECI नेटवर्क के। उस ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर आपको फर्स्ट ही जैसा ओपन आप करेंगे ऐप को, आपको राइट साइड में एक फर्स्ट कॉलम के अंदर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR बोल के आएगा। उसमें आप आपके डिटेल्स, अगर आपके पास ID कार्ड है 2002 के अंदर, उस डिटेल्स को भर के आपको 2002 के अंदर आपका नाम क्या है, कौन सा पार्ट में आपका नाम है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको नोट भी करना चाहिए। अगर उसमें सही नहीं मिल रहा तो कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर भी आपको सर्च योर नेम इन 2002 इलेक्टोरल लिस्ट बोल के आएगा, उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। उसमें आप कन्नड़ा के अंदर भी कर सकते हैं और इंग्लिश के अंदर भी आप 2002 को डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप एक PDF फॉर्म को, यानी आपका बूथ लेवल का जो पार्ट बुक है उस PDF बुक के अंदर आपको आपका नाम को ढूंढना है, सीरियल नंबर को नोट करके रखना है, ताकि आपको 2002 और 2025 के हिसाब से फॉर्म फिल करने के अंदर बहुत ही बड़ा आपको हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि सर ने बताया ऐप अवेलेबल है, ये जो ऐप का लिंक है हम बिलो डिस्क्रिप्शंस में आपको दे देंगे, आप चाहिए तो डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स भी ले सकते हो। सर सर आखिरी सवाल, ये थोड़े लोग जो अब्रॉड में होते हैं तो वो लोग अपना इनॉमरेशन फॉर्म कैसे फिल करें, क्या उन लोगों को आना ज़रूरी है? इसके ताल्लुक से आप थोड़ा डिटेल्स बताएं। जी, जो भी लोग इस देश के बाहर है, अब्रॉड में उनकी जॉब की वजह से है, तो वैसे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई एल्डर पर्सन आपके घर में है तो सब लोगों का एनुमरेशन फॉर्म भर सकता है। जिनका नाम से एनुमरेशन फॉर्म आता है उनका मौजूद होना या उनका सिग्नेचर होना ज़रूरी नहीं है। उस घर का कोई बड़ा आदमी, एल्डर पर्सन, तकरीबन 10 लोग या जितना भी है उसका फैमिली का, सब लोगों का फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म को किसी एक आदमी फिल कर सकता है। बस वो 18 ईयर्स के अबो हो, वो एल्डर पर्सन उस घर का, वैसा आदमी एनुमरेशन फॉर्म भर सकता है। किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्यूचर में अगर आपको किसी भी बात पर डाउट है, जैसे कि सैंपल ये भी हो सकता है कि एज डिफरेंसेस
बिटवीन द फादर एंड डॉटर एंड मदर एंड द सन, मदर एंड द डॉटर, ऐसे बहुत सारी डाउट्स होंगी आपकी जो सर इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर ये सारे डाउट्स के रिलेटेड वीडियोस डालेंगे। आप चाहिए तो उनके यूट्यूब लिंक के ऊपर जाके भी देख सकते हैं, बहुत सारी हैं उसके रिलेटेड। 2-3 क्वेश्चंस आपको सर अभी बताएंगे इंशाल्लाह। सर जी, जो एरर्स आने वाले हैं मैपिंग के अंदर भी बहुत सारे एरर्स आने वाले हैं, और मैपिंग के बाद जो नोटिस पीरियड होगा उसके अंदर भी एरर्स आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिए किसी फादर या सन या मदर का या बेटी या बेटा का, तो उनके दरमियान एज गैप अगर 15 साल से कम है तो वैसे लोगों को नोटिस आने का चांसेस है। और फादर और सन का एज गैप अगर 40 साल से ज़्यादा है तो वैसे लोगों को भी नोटिस आने के चांसेस है। तो ऐसे लोग, जिस तरह मैंने बताया, तो 6% से ज़्यादा बच्चों को एक बाप के साथ आप मैप नहीं कर सकते। इस तरीके से एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से बनाया है, उसको भी हम लोगों को ध्यान से रखना है। अगर वैसा कोई कैटेगरी के अंदर मेरा नाम आने वाला है तो उससे पहले ही हम लोग को जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी बना के हम पहले ही प्रिपेयर होना ज़रूरी है, ताकि हमारा वोटर लिस्ट के अंदर नाम कट होने से हमको बचा भी सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप इसको बहुत ही सीरियस के साथ नोट करके आप बेसिक जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है अभी से उसका तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आपको अगर फ्यूचर में डाउट से कुछ भी हो, मोहम्मद पीर सर का नंबर हम प्रोवाइड करेंगे और उनके चैनल का लिंक भी नीचे हम प्रोवाइड करेंगे। इसके ताल्लुक से और भी बहुत सारे वीडियोस ये सर जो है अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। आपको जो भी डाउट, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत ही आसान तरीके से, वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स की बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।